बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी अजान होने में कुछ देर बाकी थी। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठा और मुंह हाथ धोकर मंडी जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। इस वक्त मुंह अंधेरे मंडी जाना मेरा रोज़ का मामूल था। मैं इस वक्त सब्ज़ी लेकर आ जाता और जब तक घर वापस आता तब तक अम्मा उठ चुकी होती। वो मेरे लिए नाश्ता बनाती और फिर मैं अपनी सब्ज़ी की रेडी सजा कर घर घर फेरी लगाने निकल जाता। आज भी मामूल के मुताबिक मैं उठ खड़ा हुआ था। अब मौसम बदल रहा था और हल्की हल्की खनकी ने फिज़ा को अपनी लपेट में ले रखा था। मैं मंडी तक जब पहुंचा तो ठंडक के बायस मुझ पर कपकपी सी महसूस हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कल ज़रूर कोई गर्म चादर या हल्का फुल्का सा स्वेटर लेकर आऊँगा। जल्दी जल्दी अपनी मतलूबा सब्जियां लेकर मैं वापस घर आया। आज कल सब्ज़ी के रेट बहुत ज़्यादा थे, हर चीज़ पहुंच से बाहर थी। इसी वजह से मैं मुनासिब मिकदार में ही सब्ज़ी लेकर आता ताकि रोज़ाना ही बिक जाए। अगर सब्ज़ी बच जाती तो बासी हो जाती और अगले दिन कोई गाहक नहीं खरीदता। यही वजह थी कि आज भी मैंने मुनासिब मिकदार में सब्ज़ी ली और वापस घर आ गया। मेरे आने तक अम्मा उठ चुकी थी और नमाज अदा करके अब वो बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थी। पराठों की खुशबू ने दरवाजे पर ही मेरा इस्तकबाल किया। मैं सीधा अम्मा के पास चला आया और सलाम करता हुआ पीढ़ी खींच के बैठ गया। फजल बख्श सब्ज़ी ले आया? तो मेरे सलाम देने के बाद अम्मा ने पूछा तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा, सब्ज़ी ले आ गई है। आपने जो पकाना है वो निकाल लें, फिर मैं बाज़ार के लिए निकलूँगा। ये कहते हुए मैंने पराठे का पहला लुकमा तोड़ा और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद घर पे छाई हुई खामोशी को महसूस करके मैंने अम्मा से कहा, ये सब अभी तक उठी नहीं? तो अम्मा कहने लगी, रात कितनी देर तक ही करती रहती हैं, अब उठ नहीं रही, अभी उठाती हूँ इन्हें। अम्मा ने ये गुस्से से कहते हुए साथ ही मेरी बहनों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। बारी बारी सबके नाम लेने के बाद अम्मा ने कहा, नाहिजार उठो, उठ के बैठ जाओ, अब सूरज कब का निकल चुका और तुम लोग अभी तक बिस्तर से नहीं निकली। अम्मा को सुबह देर तक सोने से बहुत चिढ़ थी, लेकिन मेरी बहनें भी एक नहीं सुनती थी और जब तक इनका दिल जाता बिस्तर पर पड़ी रहती। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ अपना ठेला निकाल कर सब्ज़ी सजाने लगा। सब्ज़ी सजा कर मैंने इनके ऊपर पानी का छिड़काव किया और अम्मा को खुदा हाफिज़ कहता हुआ रेडी को धक्का लगाया और फेरी लगाने निकल खड़ा हुआ। ये मेरा रोज़ का मामूल था। रोज़ ही मैं इस वक्त सब्ज़ी लेकर निकल जाता और तकरीबन आधा दिन गुजार कर ही घर वापस आता। जब सब्ज़ी जल्दी बिक जाती तो मैं जल्दी आ जाता, वरना तो अक्सर शाम भी हो जाती थी। आजकल चूँकि सब्ज़ियों के रेट ज़्यादा थे, इसी वजह से सब्ज़ी की मांग कम थी, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि गुजारा चल रहा था। मेरा नाम फजल बख्श है और मैं एक 18 साल का नौजवान लड़का हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन अब्बा की बीमारी के बाद घर के हालात को देखते हुए मैंने सब्ज़ी की रेहड़ी लगाने का फ़ैसला किया। क्योंकि पहले ये काम अब्बा करते थे, इसी वजह से मैंने अब्बा के काम को ही अहमियत दी और इसे ही करने का सोचा। मेरे घर में मेरी 3 बहनें और एक अम्मा रहती हैं। अब्बा की बीमारी में मैंने ये काम शुरू किया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही अब्बा का जब इंतकाल हो गया तो मुस्तकिल तौर पर मुझे यही काम करना पड़ा। अब्बा अपनी बीमारी के बायस ज़्यादा दिन नहीं जी पाए थे और फिर एक रात खामोशी से वो इंतकाल कर गए। अब्बा के इंतकाल के बाद हमारी ज़िंदगी का रुख बदल गया था और हम अब अपनी ज़िंदगी को अब्बा के बगैर गुजारने की आदत डाल रहे थे। मैं जो कि अब्बा की ज़िंदगी में ही सब्ज़ी का काम करना शुरू हो गया था, इसीलिए अब्बा के काफ़ी दोस्तों और व्यापारियों ने मेरी मदद की थी और मुझे अब इस बारे में काफ़ी अंदाज़ा हो चुका था। लिहाजा मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई और मैं मुस्तकिल ये काम करने लग गया था।
घर पर रह कर अम्मा छोटे मोटे काम कर लेती, कभी देसी घी निकाल कर बेच देती और कभी किसी के कपड़े सिलाई कर देती। मेरी छोटी तीनों बहनें अभी पढ़ रही थी, इसी वजह से इनकी तरफ से बेफिक्री थी। ये छोटा सा घर अब्बा ने भले वक्तों में बना लिया था, इसीलिए किराए का कोई झंझट नहीं था और हम सुकून से रह रहे थे। मैं मुँह अंधेरे सब्जी लेने चला जाता, ताज़ा सब्जी लाकर इसे अपनी रेहड़ी पर सजाता और फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बदल कर मैं वो सब्जी बेचता था। सारा दिन रेहड़ी को धकेल कर बाजार में चलते फिरते मैं थक जाता था, लेकिन शाम को जब घर आता तो एक इत्मीनान होता कि अपने घर वालों की खातिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आज भी मामूल के मुताबिक मैंने इसी तरह सब्जी की रेहड़ी सजाई और गली मोहल्ले में निकल खड़ा हुआ। आज मेरा इरादा एक दूसरे मोहल्ले की तरफ जाने का था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अमीर लोग रहते थे और सुना था कि वो सब्ज़ी के रेट पर बहस नहीं करते थे, बल्कि जो मांगो इसी के मुताबिक दाम अदा कर देते थे। मैं भी इसीलिए इस तरफ निकल आया। अब चूँकि मेरे लिए ये मोहल्ला नया था, इसीलिए मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता आवाज़ें लगाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ आगे जाकर मैं रुक गया और वहीं पर खड़े होकर एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई और वहाँ पर करीब ही बैठ गया। मैं चूँकि थक गया था और वैसे भी ग्राहक का इंतज़ार था, इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ा। अभी कुछ देर गुजरी थी कि एक खूबसूरत सफ़ेद लिबास में लड़की आई। उसने सर को अच्छी तरह ढांक रखा था, ताहम इसकी सब्ज़ आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो सारी सब्जियों को निगाहों ही निगाहों में टिटोल कर देख रही थी, जैसे किसी ख़ास सब्ज़ी की तलाश में हो। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और पूछा, बीबी क्या चाहिए आपको? तो वो सब्ज़ी की रेहड़ी पर निगाहें दौड़ाते हुए कहने लगी, आपके पास सब्ज़ी नहीं है? भिंडी नहीं है? मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, नहीं बीबी, भिंडी नहीं लेकर आया। भिंडी बहुत महंगी है और ग्राहक इतने पैसे नहीं देते, इस वजह से मैं नहीं लाया। मैंने भिंडी ना लाने की वजह बयान की तो उसके चेहरे पर मायूसी सी छा गई और कहने लगी, दरअसल मुझे भिंडी बनानी थी और आज मुझे कहीं से भी भिंडी नहीं मिल रही। मेरा बहुत दिल जा रहा था कि मैं भिंडी बनाकर खाऊं। सोचा शायद आपके पास होगी, लेकिन आपके पास भी नहीं मिली। मायूसी के आलम में ये कहते हुए वो लड़की चलने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दी और कहा कि आज आप कोई और सब्ज़ी बना लें, मैं कल भिंडी लेकर ज़रूर आऊँगा, आपको यहीं पर इसी वक्त मिल जाएगी। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा तो एकदम जैसे इसकी आंखें चमक सी उठीं और कहने लगी, ठीक है, मैं कल यहीं से आकर भिंडी ले जाऊंगी। ये कहते हुए उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की में से बड़ी अनोखी सी खुशबू आ रही थी और वो जैसे एकदम इस सारे माहौल पर हावी हो गई थी। ताम इतनी देर में ग्राहक आ चुके थे और मैं उनकी तरफ मतवज्जे हो गया। देखते ही देखते यहाँ पर मेरी कॉफ़ी सब्ज़ी बिक चुकी थी और अब थोड़ी सी ही बाकी थी। मैं बेहद हैरान हुआ और खुश भी कि आज इतनी जल्दी काम ख़त्म हो गया। ताहम दिल में थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अगर मैं थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी ले आता तो और पैसे बन जाते, लेकिन खुद को फिर डपटते हुए कहा कि जितनी कमाई हो गई है उसी में ही अल्लाह का शुक्र अदा करो। ताहम इसके बाद मेरी बाकी सब्ज़ी भी बिक गई और मैं 11 बजे फारिग होकर घर वापस चला गया। अम्मा ने आज मुझे इतनी जल्दी घर आते हुए देखा तो बहुत हैरान हुई और पूछने लगी, फजल बख्श क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा की तरफ देखते हुए मैं मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ अम्मा, तबीयत ठीक है, बस आज काम जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्दी घर आ गया। ये कहकर मैं मुंह हाथ धोकर अपने कमरे में जाकर लेट गया।
अम्मा ने हैरानी से देखा और सोचा कि ना जाने क्यों आज इतनी जल्दी आ गया है, जबकि शायद इन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आया था कि काम जल्दी ख़त्म होने के बायस मैं घर आया था। इस वक्त थकावट के बायस मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी और अपने बिस्तर पर लेटते ही एकदम मुझे इस लड़की का चेहरा याद आ गया। ना जाने क्यों ऐसा हुआ, हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी लड़की को इस तरह सोचूं। वो एकदम मेरी निगाहों के सामने आ गई थी, ताहम इसके बारे में सोचना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर कुछ देर के बाद ही मैं नींद की वादियों में खो गया। 2-3 घंटे सोने के बाद मैं उठा तो जहनी तौर पर काफ़ी फ्रेश था और अम्मा को बताकर मैं अपने दोस्तों की तरफ निकल आया। मेरे ये यार दोस्त भी मेरी ही तरह मेहनत मजदूरी करते थे। अक्सर शाम को हम एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और मिल बैठ कर बातें करते, काफ़ी देर तक वहीं पर बैठे रहते। चूँकि अम्मा को मेरे इन दोस्तों के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए अम्मा ने कभी मुझे इनसे मिलने से नहीं रोका, क्योंकि हम में से किसी में भी कोई बुरी आदत नहीं थी। ना तो हम नशा वगैरह करते थे और ना ही हम किसी उल्टी सीधी हरकत में मुलव्वस थे। यही वजह थी कि अम्मा ने मुझे कभी इनसे मिलने के से नहीं रोका। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के दौरान भी मेरे जहन में बार बार एक ही बात चल रही थी कि मुझे सुबह भिंडी लेकर आना है। ना जाने क्यों इस लड़की की ये बात मेरे दिमाग से जैसे चिपक कर आ गई थी। हालांकि ये तो एक आम सी बात थी, सब्जी तो मैं रोज़ लेकर आता था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे इसकी फरमाइश मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। यही वजह थी कि ज़हन में बार बार यही जब बात चल रही थी। मेरे दोस्त मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने दोस्तों में इतना गुमसुम होकर बैठो, मेरे एक दोस्त ने हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, अरे फजल बख्श, खैर तो है? आज तुम बड़े चुप चुप से बैठे हो, क्यों परेशानी है क्या? आज से पहले तो तुम कभी इस तरह नहीं बैठे, मुझे बताओ क्या परेशानी है? ये सवाल करते हुए मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, हाँ मुझसे कुछ कह रही हो? और हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगा। मेरे दोस्त ने फिर से अपना सवाल दोहराया, ऐसा तो कुछ नहीं, बस कल के काम को लेकर सोच रहा हूँ। कल सुबह कुछ ज़्यादा सब्जी खरीद लूँ, बस यही सोच रहा हूँ। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम सब ज़्यादा सब्जी खरीद लेना, परेशान मत हो। परेशान तो नहीं हूँ, बस ये सोचता हूँ कि रोज़ाना अच्छी कमाई हो और मैं इस कमाई से कुछ पैसे अलग रख लूँ। अभी से पैसे जोड़ूंगा तब कहीं जाकर अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाऊँगा। रोज़ कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ बचा लूँ, पर क्या करूँ, घर के अखराजात भी हैं और महंगाई इतनी है कि पूछो मत। इस महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ के रख दी है। जिस सब्जी को हाथ डालो उसी के दाम आसमान को छू रहे होते हैं। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा। अकरम मेरी बातें बहुत गौर से सुनने लगा और कहने लगा, बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है फजल बख्श, महंगाई चाहे जितनी भी हो, मरता तो हम जैसा गरीब ही है। हम बातें कर ही रहे थे कि एक दोस्त ने आवाज़ लगाई, आज घर नहीं जाने का इरादा क्या? वक्त बहुत हो चुका है, मेरे ख्याल से अब हमें घर जाना चाहिए। हम लोगों ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी जगह छोड़ी और घर के लिए उठ खड़े हुए। घर आने के बाद भी मेरे जहन में एक ही सवाल था कि सुबह भिंडी लेकर जानी है। खुद भी बहुत हैरान था कि अजीब बात है, ये भिंडी तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। अम्मा ने खाना लगाया और मुझे आवाज़ दी, फजल बख्श, हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। मैं हाथ मुँह धोकर जैसे ही खाने की दस्तरखान पर बैठा तो मेरी बहनें मुझसे फरमाइश करने लगी, एक बॉडी फजल भाई, मेरा रजिस्टर ख़त्म हो गया है और मेरी मैडम ने नया रजिस्टर मंगवाया है, मुझे नया रजिस्टर दिलवा दें। मैंने हाँ में सर हिलाया
और दूसरी की तरफ नजरें उठाकर देखा और इशारा किया कि अब तुम्हारी बारी है। दूसरी बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बोली, फजल भाई मेरे स्कूल में कलर डे है। मैं हैरानी का इजहार करते हुए बोला, कलर डे? वो मुस्कुरा कर बोली, जी कलर डे। मैं खाना खाते हुए बोला, अरे ये किस बला का नाम है? तीनों हंसने लगी। अब मेरे गले में बाजू डालते हुए एक ने जवाब दिया, मेरे भोले भाई कलर डे का मतलब होता है रंगों का दिन। कल हमारे स्कूल में रंगीन कपड़ों में ज़ारा की क्लास के बच्चे आएंगे, साथ में कुछ खाने पीने की अशिया होंगी और बच्चे खूब मस्ती मौज मस्ती करेंगे। इसको कहते हैं कलर डे। सवेरा मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगी। इतने में अम्मा ने गुस्से से आवाज दी, क्यों तंग कर रही हो इस बेचारे को? खाना तो सुकून से खा लेने दो। अम्मा की बात सुनकर तीनों खामोश हो गई। मैंने खाना खत्म किया और नाइला की तरफ देखने लगा। नाइला तुम्हारी कोई फरमाइश नहीं है? सवेरा और ज़ाहरा ने तो बता दिया है कि इनको क्या चाहिए, अब तुम भी बता दो। नाइला ने कहा, फजल भाई मेरा यूनिफॉर्म फट गया है, सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे यूनिफॉर्म दिला दें। नाइला तीनों बहनों में बड़ी थी, इसलिए इसकी क्लास भी बड़ी थी। मैंने तीनों से कहा कि बेफिक्र हो जाओ, कल तुम सब की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तीनों बहनें मुस्कुराने लगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा, अम्मा आपको तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं फजल बख्श, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर का घी ख़त्म है, एक दो दिन निकल जाएंगे, बस तुम मुझे घी ला दो। मैंने सर हिलाया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटे सोचने लगा, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं और आमदन कुछ भी नहीं। ये या खुदा मेरी मदद फरमा कि मैं अपने घर को ठीक से लेकर चल सकूं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि अच्छा चलो सुबह ज़रा ज़्यादा सब्ज़ी खरीद लूँगा ताकि ज़्यादा अच्छे से कमाई हो जाए, और भिंडी तो लाजमी लूँगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें सोने के लिए बंद की तो वही नौजवान खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने आ गई। इसका चेहरा था कि मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, इस लड़की की फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करने लगा। मामूल की तरह मैं आज भी मुंह अंधेरे सब्जी लेने के लिए निकला। मंडी पहुंचने पर मैंने सबसे पहले भिंडी तलाश करनी शुरू की। दूर दूर तक मुझे भिंडी कहीं दिखाई ना दी। फिर अचानक एक दुकानदार के पास भिंडी पड़ी नजर आई। मैं जल्दी से गया, भिंडी का भाव पूछे बगैर भिंडी खरीदनी शुरू कर दी। उस आदमी के पास जितनी भिंडी पड़ी थी मैंने सारी ले ली। पूरी मंडी में सिर्फ इसी के पास भिंडी थी। मैंने डरते हुए जल्दी से सारे खरीद ली ताकि ये भी कोई और ना खरीद ले और मेरा वादा पूरा ना हुआ। तो आदमी ने भिंडी तोलते हुए मुझे भिंडी के दाम बताए। मैं हैरान खड़ा मुंह तकने लगा। थोड़ी भिंडी और सब्जियों से भी ज़्यादा महंगी थी। मैंने सोचा अगर मैंने भिंडी ली तो बाकी सामान कम पड़ जाएगा, और अगर भिंडी नहीं लेता तो बाकी सब्जियां ले लेता हूँ, तो फिर मेरा वादा टूट जाएगा। मुझे यकीन था कि वो लड़की आज इसी वक्त पर भिंडी लेने ज़रूर आएगी। मैंने भिंडी ली और बाकी सब्जियां खरीद कर घर आया। मामूल के मुताबिक अम्मा नाश्ता बना रही थी। नाश्ता करते ही मैं अपनी रेहड़ी सजाने लगा। आज माल पहले से कुछ ज़्यादा था। मैं तसल्ली में माल सजाने लगा। मेरे ज़हन पर बहनों की फरमाइशें भी सवार थीं। मैंने सोचा तीनों की ना सही दो की तो आज लाजमी पूरी कर दूंगा, बाकी अम्मा और एक बहन की कल पूरी करूंगा। आज अपना वादा पूरा कर लूं, ये सोचते हुए मैंने अपनी रेहड़ी सजाई और काम के लिए निकल पड़ा। आज भी मैं इसी मोहल्ले में चक्कर लगाने निकला। मैं कल वाले वक्त के मुताबिक इसी जगह जाकर बैठ गया। आज मौसम कुछ अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं सब बेसब्री से इस लड़की का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर इंतज़ार के बाद वो खूबसूरत चेहरा मुझे दिखाई दिया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की मेरे पास आई और कहने लगी,
کہ آج تم بھنڈی لائے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی بیبی میں بھنڈی لے کر آیا ہوں۔ اس کی نظر بھنڈی پر پڑی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کے دل کی بہت بڑی حسرت پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے بولی، یہ ساری بھنڈی مجھے دے دو اور اس کے جتنے بھی دام ہیں میں تمہیں ادا کر دیتی ہوں۔ میں حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا۔ میں بہت حیران تھا کہ ایک سبزی کے پیچھے اس قدر دیوانی ہے۔ یہ اس کے چہرے کی رونق سے میں محسوس کر سکتا تھا کہ آج کے دن کا اس لڑکی کو بھی بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے مجھ سے بھنڈی لی اور اچھے خاصے دام دے کر چلے گئی۔ میں حیران اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے آواز دی، بی بی یہ پیسے زیادہ ہیں۔ اس نے خوشی سے اشارہ کیا کہ تم رکھ لو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیسی پاگل لڑکی ہے، اتنی سی بھنڈی کے اتنے زیادہ پیسے۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی وہ واپس نہ آئی اور یہی کہتی رہی کہ یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میری سبزی کی ریڑھی ساری کی ساری خالی ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ آج اتنی جلدی پھر سے میں کام سے فارغ ہو گیا۔ ابھی 11 بجے تھے۔ میں نے جلدی سے گھر کا رخ کیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، فضل بخش تم آج بھی جلدی آ گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو تم شام تک بھی فری نہ ہوتے تھے اور آج کل تم 11 بجے ہی آ جاتے ہو، کیا بات ہے؟ طبیعت نہیں ٹھیک یا کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اپنی اماں کو نہیں بتاؤ گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اماں میرے پاس اتنے زیادہ نوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اماں کام تو میرا روزی رزق ہے، یہ دیکھیں میری کمائی کا بہت بڑا ذریعہ، یہ کام ہی تو ہے، کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلاؤں گا؟ آپ کا بہنوں کا خیال کیسے رکھوں گا؟ اس لیے کام سے جی نہیں چراتا۔ میں رہی بات جلدی آنے کی تو اماں کل میں ایک نئے محلے میں گیا تھا، وہاں میری سبزی بہت جلدی بک گئی تھی، اس لیے جلدی فارغ ہو گیا۔ آج بھی میں اسی محلے میں گیا اور آج بھی میں اسی لیے جلدی فارغ ہو گیا کہ میری ریڑھی پر پڑی ساری سبزی بک چکی تھی۔ اماں میرا ماتھا چومتے ہوئے، ماں صدقے جائے، اللہ میرے بچے کو اور ترقیاں دے، کامیابیاں دے۔ میں تو ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے فضل بخش کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ بس ماں، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ساری رقم اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنے زیادہ پیسے؟ پہلے تو کبھی اتنے زیادہ پیسوں کی سبزی نہ بکتی تھی، تو آج اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں مسکرایا اور اماں سے کہنے لگا، نہ جانے اماں، کل جب میں اس محلے میں گیا تو ایک لڑکی بھنڈی کی تلاش میں میری ریڑھی پر آئی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ بھنڈی تو نہیں ہے تو وہ مایوس ہو کر واپس گھر جانے لگی۔ میں نے اس کو آواز لگائی کہ آج کوئی اور سبزی لے جاؤ، میرا وعدہ ہے میں کل آپ کو بھنڈی ضرور لا کے دوں گا۔ تو وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا، میرا بہت من چاہ رہا ہے بھنڈی بنانے کو، اگر تم مجھے کل بھنڈی لا دو گے تو میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ تو آج اماں میں اس کے لیے بھنڈی خرید کر لے گیا ہوں، پر وہ پاگل سی لڑکی مجھ سے ساری بھنڈی خرید کر لے گی جیسے اس نے آج ہی یہ ساری کھا لینی ہو، اور یہ ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ تمہارا انعام ہے کیونکہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، یہ تمہارا اسی بات پر کا انعام ہے۔ میں حیران اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اس لڑکی نے مجھ سے پیسے واپس نہیں لیے اور یہی کہتی ہوئی چلی گئی، تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ اماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے نیک لوگ رہتے ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ اماں کہنے لگی، میں نے اماں کو بتایا کہ جب صبح میں گھر سے نکلا تو تینوں بہنوں کی فرمائشیں اور آپ کی ضرورت کا خیال رہ کر میرے دل میں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا،
अम्मा कि ये सब आज ही के दिन मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। मैं चलता रहा और दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद करता रहा कि अल्लाह मेरा कोई वसीला बना दे कि मैं इन सब कामों को सर अंजाम दे सकूं। तो वो लड़की मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और घर वापस आ गया। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हो, फजल बख्श ये सब अल्लाह का ही करम है, इसी की रजा है। अल्लाह भला करे इस लड़की का भी। अब मैं ये कहते हुए बोली चलो अब बस करो, हाथ मुंह धो लो, थके हुए हो, खाना खाओ और कुछ देर आराम कर लो। मैं उठा और हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। अम्मा ने आवाज़ दी, फजल बख्श जल्दी से आ जाओ, सब दस्तरखान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहा हूँ अम्मा, मैंने जवाब दिया। जब मैं दस्तरखान पर बैठा तो मेरी तीनों बहनें इस बात की मुंतज़िर थीं कि मैंने इनकी फरमाइशों के बारे में क्या सोचा। तीनों बारी बारी मेरा मुंह देख रही थी। मुझे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी और मैं बहुत खुश था कि तीनों की ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। सब खाना खार कर फारिग ही हुए थे कि मेरे कानों में आवाज़ आई पड़ी, फजल भाई फिर आपने क्या सोचा है मेरे कलर डे के बारे में। मैंने मुस्कुरा कर ज़हरा की तरफ देखा और कहा जो जो चाहिए अम्मा के साथ जाकर ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो खुशी से उछलती हुई मेरे साथ लग गई और कहने लगी भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। मैंने उसे प्यार करते हुए कहा और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। अब मेरी नज़र सवेरा पर थी। वो जल्दी से बोली फजल भाई मेरे रजिस्टर का क्या हुआ। तुम भी अम्मा के साथ चली जाना और जो जो चाहिए हो वो ले आना। वो भी खुशी से उछलने लगी। नाइला बिल्कुल खामोश थी। मैंने नाइला की तरफ देखा। अब मैं इससे इंतज़ार में था कि नाइला भी अपना सवाल मुझसे करे। नाइला आज भी हमेशा की तरह खामोश थी। मेरी ये बहन बहुत सब्र वाली थी। उसने कभी भी जिद करके अपनी फरमाइश नहीं मनवाई थी। सब बहनों में बड़ी थी इसलिए समझदार भी थी। नाइला अब इस इंतज़ार में थी कि मैं खुद से ही इसे बोल दूं कि तुम भी अम्मा के साथ चली जाना और अपना सूट ले आना। इतने में अम्मी ने नाइला से कहा नाइला बेटा बर्तन उठाकर किचन में रखो और दस्तरखान इकट्ठा करो। नाइला उठी और बर्तन इकट्ठे करने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा को आवाज़ दी अम्मा बाज़ार जाते हुए नाइला को भी साथ ले जाना और इसे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदना है, वो दिलवा देना। नाइला ने मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। वो खुशी से मेरे पास आई, मेरे गले लग गई और कहने लगी फजल भाई बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बाकी बहनों की तरह तुम भी तो मेरी बहन हो। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा भी फ़र्ज़ है और मुझ पर लाजिम है जितना कि बाकी बहनों का। और तुम तो मेरी सबसे लाडली बहन हो, समझदार बहन। मैंने नाइला के सर पर प्यार से हाथ रखा और दस्तरखान से उठकर बिस्तर पर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट कर इस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरे दिलो दिमाग पर वो लड़की छा चुकी थी। मैं इसको सोचने लगा। मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि भिंडियों के लिए उसने मुझे इतने ढेर सारे पैसे दिए, किसी कैसी पागल लड़की है। एक तरफ मेरे दिल में ये सवाल था तो दूसरी तरफ मेरी आंखों पर इसकी खूबसूरती का जलवा छाया हुआ था। वो इस कदर खूबसूरत थी, उसका चेहरा मेरी आंखों से ओझल हो ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। मैं आंखें बंद करता तो वही दिखाई देती, आंखें खोलता तो सामने इसी को पाता। मैं अपने एहसासात से बहुत परेशान था। मैं उठा और अपने दोस्तों में जाने के लिए तैयार होने लगा। अम्मा तुम कहीं जा रहे हो? फजल बख्श मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अम्मा से कहा जी कोई काम था। अम्मा अगर कोई काम है तो आप भी बताएं। अम्मा नहीं मैं तो वैसे ही पूछा है। तुम्हें तैयार होता देखा तो पूछ लिया। मैंने बोला दोस्तों में जा रहा हूँ। अम्मा आंख नहीं लग रही तो सोचा क्यों ना कुछ वक्त दोस्तों में गुजारा जाए। ठीक है कोई मसला नहीं, चले जाओ।
पर बेटा जल्दी घर वापस आ जाना, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। जी अम्मा, मैं ये कहता हुआ चला गया। दोस्तों में भी मैं सोचों में डूबा हुआ था। सब मुझसे सवाल कर रहे थे कि आखिर मेरी खामोशी की वजह क्या है। सब अपनी आज की मसरूफियात के बारे में बता रहे थे। मैं खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। इतने में एक दोस्त ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, फजल बख्श, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? तुमने कुछ नहीं बताया। आज कितने बजे फारिग हो गए थे? मैंने जवाब दिया, मैं आज भी जल्दी फारिग हो गया था। घर आया, खाना खाया, थोड़ा सा लेटा, नींद आने की वजह से बाहर आ गया। एक दोस्त बोला, जल्दी फारिग होकर भी तुम ऐसे खामोश बैठे हो, जैसे पता नहीं सारे दिन में कितनी थकान हो गई हो। हम लोगों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, जो सारे दिन के बाद अब जाके फ्री हुए हैं। सब हंसने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस एक बात है जो मुझे परेशान किए जा रही है। दोस्तों की पूछने पर मैंने बताया कि एक लड़की ने मुझसे भिंडी मंगवाई थी। वो भिंडी की सब्जी लेकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि जैसे उसकी दिल की कोई मुराद पूरी हो गई हो। इसका चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। एक सब्जी के लिए इतनी खुशी, ये सोचकर मैं हैरान हो रहा हूँ। दोस्त कहने लगे, ये सोचकर हैरान हो रहे हो या इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो? सब हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। मैंने शर्माते हुए कहा, पागल हो तुम लोग, मोहब्बत और उस लड़की से? मैं एक गरीब लड़का और वो कहाँ कोठियों कारों वाली अमीर, और इसका क्या जोड़? मैं तो बस वैसे ही सोच रहा हूँ कि कोई इंसान खाने पीने की चीज़ों के पीछे भी इतना पागल हो सकता है जितना कि वो थी। बातों में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। चलो मैं घर चलता हूँ, पहले ही देर हो चुकी है। अम्मा ने आज कहा था कि जल्दी घर आ जाना, इतना ही मैं लेट हो गया हूँ। मैं दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए घर के लिए निकला। घर पहुँचा तो अम्मा भी बहनों के साथ बाज़ार से अभी घर वापस आई थी। मैंने अम्मा से खाना मांगा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तुम बैठो, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारी एक गर्मा गर्म रोटी बना कर लाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाते हैं। अम्मा रोटी बनाने चली गई और तीनों बहनें अपना अपना शापर हाथ में लिए मेरे पास आ गई। ज़रा, फजल भाई, ये देखें मैंने क्या क्या ख़रीदा। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था कि हम जैसों की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुशियाँ बनकर हमारे चेहरों पर झलकती हैं। ज़रा की चीज़ें देखकर मैंने सवेरा और नाइला से कहा, आप लोग भी दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। वो दोनों भी अपनी चीज़ें मुझे दिखाने लगी। इतने में अम्मी ने दस्तरखान सजा दिया। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और खूब गप्पे लगाई। मुझे बहुत शिद्दत की नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, सबसे कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। अपने बिस्तर पर लेट गए जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, वो खूबसूरत हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं कभी लेटता तो कभी उठ के बैठ जाता। समझ से बाहर था कि ये लड़की मेरे दिलो दिमाग पर क्यों छाई जा रही है। रात देर तक मैं इसके बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा, अच्छा सुबह फिर इसके लिए भिंडी लेकर जाऊंगा। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मालूम नहीं। रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख ना खुली। मेरे कानों में अम्मा की आवाज़ पड़ी, फजल बख्श उठ जाओ, आज मंडी नहीं जाना क्या? मैं जल्दी से उठा, तैयार होकर अपनी रेड़ी की तरफ बढ़ा। रोज़ाना की तरह मैंने अपनी रेड़ी साफ़ की और मंडी के लिए निकला। आज भी मेरी नज़रें मंडी में भिंडी की तलाश में थी। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ी खरीद ली। मुझे यकीन था कि इस मोहल्ले में मेरी सारी सब्ज़ी आसानी से बिक जाएगी। अब मैं भिंडी की सब्ज़ी ढूंढने लगा। दूर एक दुकान पर मुझे भिंडी पड़ी दिखाई दी। मैंने भिंडी खरीदी और घर की राह ली। मामूल के मुताबिक मैंने नाश्ता किया और अपनी रेड़ी सजाने लगा। ना जाने रेड़ी सजाते हुए मेरे दिमाग में ये शरारत कहाँ से आ गई। मैंने सारी सब्जियां रेड़ी पर सजा ली और भिंडी रेड़ी के नीचे लटके हुए थैले में छुपा दी और मुस्कुराने लगा। सब्जियों पर पानी का छिड़काव किया
अम्मा को अल्लाह हाफिज बोला और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए घर से निकला। रेड़ी धकेलते हुए मैं इसी मोहल्ले में जा पहुंचा। मैं आज भी उसी जगह पर जाकर रुका जहां से वो लड़की मुझसे भिंडी लेकर गई थी, और बेसब्री से आज भी इसका इंतज़ार करने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि वो ज़रूर आएगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे वो लड़की नज़र ना आई और ना ही कोई ग्राहक मिला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि आज तो मैं सब्जियां भी ज़्यादा मिकदार में ख़रीद कर लाया हूँ और आज कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा। अभी मैं इसी सोच में था कि मुझे दूर से वो लड़की अपनी तरफ आते ही दिखाई दी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि इसका जलवा हर तरफ फैला हुआ था। मैंने अब इसे अपनी तरफ आते देखा तो मेरी परेशानी कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो गई। मैं इसके बारे में सोचने लगा और ये भूल गया कि मेरी सारी सब्ज़ी आज वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। 1 रुपया भी सुबह से नहीं कमाया। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैं सब्ज़ी बेचने नहीं, इस खूबसूरत हसीना का दीदार करने यहाँ आया हूँ। अभी मैं इसी सोच में था कि वो लड़की मेरे पास आ गई और गौर से मेरी रेड़ी देखने लगी। हर सब्ज़ी को देखने लगी और गौर से मेरी रेड़ी देखने लगी। हर सब्ज़ी को बड़े गौर से देखते हुए बोली कि आज फिर भिंडी नहीं मिलेगी। मैं हैरान इसके चेहरे की तरफ देखने लगा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, अभी कल तो आपने भिंडी खाई है, आज फिर आपको भिंडी चाहिए। मैं वो मायूसी के साथ मेरे तरफ देखने लगी। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे आज भी भिंडी चाहिए थी। काश तुम मेरे लिए भिंडी लेकर आते। मैं मुस्कुराने लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए वो बोली, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैंने कहा, मैं सर हिलाते हुए कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा बीबी, बस मैं हैरान हूँ कि रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी खाकर आपका दिल उचाट नहीं होता। तो इस लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत किसी इंसान से हो या किसी चीज़ से, अगर इससे दिल उचाट होने लगे तो वो मोहब्बत नहीं होती। मैं हैरानी से इसके मुंह की तरफ देखने लगा। ये क्या बात की आपने, मोहब्बत और भिंडी से? हाँ 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 हाँ। मैं ज़ोर से हंसने लगा। हाँ तो क्या इसमें कौन सी बुरी बात है? जिस चीज़ से आपको लगाव हो, जो आपको पसंद हो, इससे दिल कहाँ उचाट होता है? लड़की ने हैरानी का इजहार करते हुए मुझसे कहा और मायूसी के साथ वापस अपने घर की तरफ चलने लगी। मैंने इसे आवाज़ लगाई, आपको भिंडी चाहिए? तो भिंडी तो मेरे पास है। उसने पीछे मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो दौड़ी वापस मेरी तरफ आई और रेड़ी को गौर से देखने लगी। सारी सब्जियां देखने के बाद उसने मुझसे कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? कहाँ है भिंडी? यहाँ तो बाकी सारी सब्जियां पड़ी हैं, भिंडी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं हंसने लगा और कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास सच में भिंडी है। आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि वो इन सब्जियों में नहीं पड़ी। मैंने छुपा कर रखी है सिर्फ आपके लिए, ताकि कोई और इसे मुझसे ना खरीदे। ये सुनते ही उसकी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सच है तो दिखाओ कहाँ पे है मेरी भिंडी। मैंने रेड़ी के नीचे थैले में हाथ डाला और भिंडी निकाल कर इस लड़की के सामने रख दी। भिंडी देखकर इसकी चीख निकल गई। वो खुशी से झूमने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी एहसानमंद होंगी। तुम्हारी ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे याद रखा और मेरे लिए भिंडी लेकर आए। तुम ये एहसान है, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर। वो खुशी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मुझे आज से पहले कोई ऐसा गाहक नहीं मिला था जो एक सब्जी के लिए इतना दीवाना हो। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और बहुत ज़्यादा खुश भी कि मेरी वजह से वो इस कदर खुश है। मैंने इससे कहा, मैं जानता था बीबी कि आपको आज भी भिंडी ही चाहिए, इसीलिए मैंने भिंडी नीचे छुपा रखी थी। मेरा नाम बीबी नहीं है और तुम मुझे बीबी कहकर मत बुलाया करो। मेरा नाम फातिमा है और आज से तुम मुझे फातिमा कहकर बुलाना।
میں آپ کو بھلا کیوں کر آپ کے نام سے پکارنے لگا؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کو آپ کے نام سے بلاؤں؟ اس میں مجال والی کون سی بات ہے؟ میرا نام فاطمہ ہے اور آج سے تم مجھے فاطمہ ہی کہہ کر بلاؤ گے، اور ایک وعدہ کرو کہ تم روزانہ میرے لیے بھنڈی لے کر آؤ گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں روزانہ اس کے لیے بھنڈی لے کر آیا کروں گا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، پر مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تم روزانہ بھنڈی کھاؤ گی تو تمہارا دل بھر نہیں جائے گا؟ وہ بولی تمہیں کسی سے کبھی محبت ہوئی ہے؟ میں حیران اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور نہ میں سر ہلایا۔ تبھی تو تم میری طرف اور میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ بس یہی سمجھ لو کہ بھنڈی میں میری ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جس دن میں بھنڈی نہیں کھاتی مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے مجھے بھنڈی میں اپنی زندگی نظر آتی ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا دل بھنڈی سے بڑھتا ہی نہیں۔ اس لڑکی کی عجیب و غریب سی باتیں سن کر میں تو حیران تھا۔ اس کا منہ تکتا رہا کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کوئی انسان کیسے ایک سبزی کے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟ سبزی پسند تو آ سکتی ہے لیکن محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھنڈی کے لیے اس لڑکی کے جذبات کسی محبت سے کم نہ تھے۔ اس نے میرے ہاتھوں سے بھنڈی پکڑی اور کل کی طرح مجھے بھاری رقم ادا کی اور جانے لگی۔ میں نے اسے روکا اور کہا میری بات سنو، مجھے میرے ایک سوال کا جواب ٹھیک سے دے دو کہ تم بھنڈی تو مجھ سے تھوڑی لے کر جاتی ہو لیکن بھنڈی کے دام اتنے زیادہ ادا کرتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی تم میری دل کی حسرت کو پورا کرتے ہو، اس لیے میں خوش ہو کر انعام کے طور پر تمہیں یہ پیسے دیتی ہوں۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر تم نے پیسے نہیں لوگے تو مجھے تمہاری سبزی بھی نہیں چاہیے۔ وہ سبزی دوبارہ ریڑھی پر رکھتے ہوئے مایوسی کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے روکا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بھنڈی لے جاؤ، میں یہ پیسے رکھ لیتا ہوں۔ وہ پھر سے بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یہ ہوئی نا بات، تم بہت اچھے ہو، وعدہ کرو تم میرے لیے روزانہ بھنڈی کی سبزی ضرور لاؤ گے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ سبزی لے کر ریڑھی سے ابھی چند قدم دور ہی پہنچی کہ میری ریڑھی پر اچانک سے گاہکوں کا رش پڑ گیا۔ میں حیران تھا یہ دیکھ کر کہ اچانک سے اتنے زیادہ گاہک آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پوری ریڑھی خالی ہو گئی اور ساری سبزی کے دام بھی بہت اچھے مل گئے۔ اب میرے ساتھ روزانہ یہی ہوتا، میں معمول کے مطابق منڈی جاتا، ساری سبزیوں کے ساتھ بھنڈی کی سبزی لازمی خریدتا۔ بھنڈی جتنی بھی ہوتی اسے اس لڑکی کے لیے چھپا کر رکھتا۔ وہ لڑکی روزانہ میری ریڑھی پر آتی اور ساری کی ساری سبزی لے کر بھاری دام ادا کر کے چلی جاتی۔ میرے اور اس کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی میرے باقی کی بھی ساری سبزی بک جاتی۔ میں یہ سوچ کر بہت حیران تھا کہ جب تک یہ لڑکی میری ریڑھی پر نہیں آتی تب تک کوئی گاہک میری ریڑھی پر نہیں آتا۔ جیسے ہی یہ مجھ سے بھنڈی لے کر جاتی ہے تو میری سبزی دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں بک جاتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس سوچ میں تھا، ایسا لگتا تھا اللہ نے فاطمہ کی شکل میں مجھے کوئی فرشتہ عطا کر دیا ہو جس کے آنے کی برکت سے میری ساری سبزی بک جاتی ہے روزانہ کی طرح۔ آج بھی میں اپنی ریڑھی سجائے اس محلے میں پہنچا۔ معمول کے مطابق فاطمہ اپنے وقت پر آ پہنچی۔ میں نے فاطمہ سے کہا آج مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ وہ خوشی سے بھنڈی لیتے ہوئے بولی ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے فاطمہ سے پوچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی فاطمہ کہ جب تک تم میری ریڑھی سے بھنڈی خرید کر نہیں لے جاتی تب تک میرے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، اور جیسے ہی تم بھنڈی لے کر چلی جاتی ہو تو پلک جھپکتے میں میرے پاس گاہکوں کا رش بڑھ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ساری سبزی بک جاتی ہے۔ میں کتنی دن سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ تم ہو۔ فاطمہ مسکرائی اور کہنے لگی تم پھل کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گننے بیٹھ کے ہو؟ میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کوئی وجہ تو ہے، اگر تم واقعی میں میری اچھی دوست ہو تو مجھے بتاؤ،
کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے؟ فاطمہ نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بالکل صحیح سوچ رہے ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ میرے آنے کے بعد ہی تمہاری ساری سبزیاں بک جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میں نے فاطمہ سے حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ بتا دوں گی، ابھی یہ راز راز ہی رہنے دو۔ کیسا راز؟ میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ فاطمہ نے کہا، فضل بخش، میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی پر وقت آنے پر، اس لیے تم وعدہ کرو کہ جب تک میں خود تمہیں نہیں بتاتی تم مجھ سے یہ بات جاننے کی ضد نہیں کرو گے۔ میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو فاطمہ مجھے بتا نہیں پا رہی۔ میں نے فاطمہ سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم بھی ایک وعدہ کرو کہ تم زیادہ انتظار نہیں کرواؤ گی اور جلد اس راز سے پردہ اٹھاؤ گی۔ فاطمہ سبزی لیتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح گاہکوں کا رش لگا اور میری ساری سبزی بک گئی۔ فاطمہ میری عادت بنتی جا رہی تھی، مجھے فاطمہ سے محبت ہونے لگی۔ یہ دوستی کا محبت میں بدل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج بہت اچھا موسم ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا موسم کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ میں معمول کے مطابق منڈی گیا اور ساری سبزیاں خرید کر گھر واپس آ گیا۔ اماں سے ناشتہ لیا، ناشتہ کرتے ہی اپنی ریڑھی سچائی اور خوشی خوشی گھر سے نکلنے لگا۔ اماں، فضل بخش، بارش ہو رہی ہے، کچھ دیر رک جاؤ، ذرا بارش تھمتی ہے تو چلے جانا۔ نہیں اماں، ابھی بارش اتنی تیز نہیں ہے، میں جلدی سے سب بیچ کر واپس آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اماں کو اللہ حافظ بولا اور گھر سے نکل گیا۔ مجھے سبزی بیچنے کا کم اور فاطمہ سے ملنے کا زیادہ انتظار تھا۔ میرا فاطمہ کے ساتھ لگاؤ، اتنا لگاؤ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج جب میں اس محلے میں پہنچا تو فاطمہ مجھ سے پہلے اس جگہ موجود تھی۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا، وہ کچھ پریشان تھی۔ خیر ہو، آج اتنی جلدی یہاں پہ آ گئے، کیسے آ گئی؟ میرے پوچھنے پر فاطمہ نے مجھ سے کہا، آج میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، خیریت ہے فاطمہ؟ پہلے تو تم کبھی مجھ سے پہلے نہیں آئی، آج ایسی کیا کون سی بات ہے جو تم اتنی جلدی آ گئی؟ میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے جو تمہیں میرا انتظار کرنا پڑ رہا ہے؟ فضل بخش، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا وقت آنے پر تمہارے سوال کا جواب تمہیں دوں گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب سچ بتا دوں۔ میں حیران فاطمہ کا منہ دیکھنے لگا۔ فاطمہ نے مجھے کہا، فضل بخش، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں حیران ہو کر فاطمہ کی بات سننے لگا۔ میں نے فاطمہ سے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، جو بھی کہنا ہے سچ سچ بولو، کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ فاطمہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا تعلق ایک جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم تو کسی طرف سے بھی جنات نہیں لگتی، تم تو عام انسان لگتی ہو۔ میرے پوچھنے پر فاطمہ نے بتایا کہ نہیں، میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک جنزادی ہوں اور مجھے بھنڈی بہت پسند ہے۔ ہمارے قبیلے میں ہر جن کو ایک سبزی کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں، ایسے ہی میرے حصے میں جو سبزی آئی وہ بھنڈی ہے۔ میں اگر بھنڈی نہیں کھاؤں گی تو میری طاقت ختم ہوتی جائے گی، اس لیے میری زندگی اس بھنڈی میں ہے۔ جب تک میں بھنڈی کھاتی رہوں گی تب تک میں زندہ رہوں گی، اور جب مجھے بھنڈی میسر نہیں ہوگی تو میری طاقت ختم ہوتی جائے گی اور آخر کار میری موت ہو جائے گی۔ میں بہت حیرانی سے فاطمہ کی بات سنتا رہا۔ فاطمہ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ جب تک میں تمہاری ریڑھی پر نہیں آتی تھی تب تک کوئی گاہک بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی تمہارے ہاتھوں سے ملتی تھی، اسی وجہ سے گاہک بھیجنے میں تمہاری مدد کرتی۔ تم ایک محنتی لڑکی ہو اور مجھے بہت پسند بھی ہو، کیونکہ میں ایک جنزادی ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اس تھیلے میں نے فاطمہ سے پوچھا،
फातिमा कहने लगी, इसमें इतनी रकम है कि तुम एक बहुत बड़ा सब्जी का स्टोर खोल सकते हो। तुम जाओ किन पैसों से अपना बहुत बड़ा स्टोर खोलो और अपना और अपनी माँ बहनों का ख्याल रखना, और एक वादा करो कि तुम चाहे कितनी भी तरक्की कर लो लेकिन हमेशा मुझे इसी जगह भिंडी पहुँचाते रहोगे। मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश था। फातिमा ने कहा, मैं तुम्हें रोज़ाना इसी जगह मिला करूँगी। फातिमा ने अपना वादा निभाया और मैंने भी अपना वादा निभाते पाते हुए ऐसा ही किया जैसा फातिमा चाहती थी। आज मैं मार्केट का सबसे अमीर लड़का हूँ। मैंने अपनी बहनों की बहुत अच्छी जगह शादियाँ कर दी हैं। मेरी भी शादी बहुत अच्छी जगह हो चुकी है। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी और खुशगवार की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये सब मेरी माँ की दुआओं का और फातिमा की मोहब्बत का नतीजा है। मैं आज भी इसी मोहल्ले में फातिमा के लिए भिंडी लेकर जाता हूँ। हम दोनों की दोस्ती पर दुनिया रश्क करती है। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही पुरस्कार, खौफनाक और हॉरर वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।